इस क्लास में हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड के बारे में। वैदिक पीरियड का समय 1500 से लेकर के 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी माना जाता है। इस कालखंड को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। 1500 से लेकर के 1000 बीसी, इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं ऋग वैदिक पीरियड, और 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी, इसको हम कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में जो लोग रहते थे इनको इंडो आर्यंस कहा जाता है, और ये सप्त सिंधु एरिया में रहा करते थे। ये एरिया 7 नदियों की भूमि कही जाती है, सप्त सिंधु। ओके, तो 7 नदियां हैं, सिंधु, वितास्ता, असिकनी, पुरुषनी, पुरुषनी का अभी का नाम रावी है, विपास जिसको हम लोग ब्यास भी कहते हैं, सुतुद्री, सतलज और सरस्वती। ओके, तो कई बार आपसे यूपीएससी ये जो नदियों के पुराने नाम और नए नाम हैं वो पूछ सकता है। ये जो वैदिक पीरियड के जो लोग हैं, इंडो आर्यंस हैं, वो शुरू किए इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से और धीरे धीरे वो पूर्व की ओर चलते गए। ओके, लेटर वैदिक पीरियड में वो यूपी का जो कोसल रीजन है वहाँ पर, और आगे जा कर के बिहार का जो मगध का रीजन है वहाँ तक फैले। ओके, अब आती है बात कि इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में 10 मंडल कहे जाते हैं, और 10 मंडल अलग अलग एज में लिखे गए, अलग अलग समय में लिखे गए। तो 10 में से जो सेकंड से 7th, दूसरे से जो 7वां किताब है वो सबसे पुराना माना जाता है, और पहली किताब मतलब किताब की जो पहली पार्ट है और अंतिम की जो 3 पार्ट हैं इसको बाद में ऐड किया गया, इसको लेटर वैदिक पीरियड में ऐड किया गया। ओके, तो सबसे पुराना कौन सा है? बुक 2 to 7, बुक 1 and 8, 9, 10, ये जो 4 पुस्तकें थी, 4 जो मंडल थे वो लेटर वैदिक पीरियड में ऐड किए गए थे। इसके साथ साथ 3 दूसरे वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये सब भी लेटर वैदिक पीरियड में ही लिखे गए थे। ओके, इनके साथ साथ मतलब हमारे 4 वेद हैं, इनके साथ साथ ईरान का अवेस्ता, इराक का कैसाइट और मिरानी इंस्क्रिप्शन, इन सब से भी हमें वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। समानता इनमें जो ईश्वर के नाम है ना, जो भगवान के नाम है, उनमें काफ़ी समानता देखी जाती है। इस कारण से हम समझते हैं कि ये सब एक ही जो एरिया है उसके बारे में, एक ही कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। अब आती है बात ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में खूबा रिवर का वर्णन किया गया है, इंडस सिंधु का वर्णन किया गया है, और इसकी जो 5 ब्रांचेज हैं, इसकी जो 5 कंट्रीब्यूटरीज नदी हैं उनके बारे में बात किया गया है। अब सरवस्तु नदी के बारे में बात करी गई है, जो अभी तो ये लुप्त हो गई है, मगर ये राजस्थान में पाया जाता था। आर्यंस हमारे यहाँ एक बार में नहीं आए, वो कई सारे वेव्स में आए, और सबसे पहली वेव जो थी वो 1500 बीसी में आई थी। इसीलिए हम लोग वैदिक पीरियड को 1500 बीसी से 600 बीसी मानते हैं। ठीक है ना। अब ये हुआ कि जब वो भारत में आए तो यहाँ के जो ओरिजिनल इनहिबिटेंट्स थे, यहाँ के जो लोकल निवासी थे, उनको उन्होंने कहा दास या दस्यु। उनसे उनका कन्फ्लिक्ट हुआ और उन्होंने इसको हरा करके पूरा एरिया पर उन्होंने कब्जा किया। ये जो आर्यन थे उनको 5 ट्राइब में डिवाइड किया जाता है। इन 5 ट्राइब को कलेक्टिवली पंचजन के नाम से जाना जाता है। पंचजन में ही भारत और त्रिस्तु ट्राइब आते हैं। भारत और जो त्रिस्तु ट्राइब हैं वो रूलिंग क्लास थे, जिनको वशिष्ठ ऋषि का सपोर्ट मिला हुआ था। अभी जो आप देखते हो ना महाभारत में जो कई सारे कैरेक्टर्स हैं, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कुरु, पांचाल, ये सब, तो ये जो आप जो टर्म देखते हैं वो सभी आर्यन के जो कल्चर्स थे उन्हीं से आते हैं। ये जो ट्राइब्स थे वो आपस में लड़ते रहते थे। उन्हीं में से एक युद्ध का नाम है बैटल ऑफ 10 किंग्स, जो भारत ट्राइब और जो बाकी जो 10 राजा थे उनके बीच में हुआ था पुरुषनी नदी के तट पर। ओके, पुरुषनी को ही हम लोग रावी नदी कहते हैं।
तो इसके बाद जो भारत हैं, भारत ट्राइब है, उनकी विजय हुई और उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अब समझो, ये जो भारत हैं, भारत ज्वाइन कर गए पुरु के साथ और एक नया वंश स्थापित किया जिसका नाम पड़ा कुरु। और ये कुरु जुड़ गए पांचाल के साथ और अपर गंगाटिक बेसिन में जो कुरुक्षेत्र का जो रीजन है वहाँ पे अपना जो साम्राज्य है वो स्थापित किया। हम लोग ऋग वैदिक और लेटर वैदिक आर्यन के जो लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट हैं, उनका कल्चर, उनका सोसाइटी, पॉलिटी, रिलीजन, इन सब को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आर्यंस का जो मटेरियल लाइफ था उसके बारे में। आर्यंस को कॉपर मिलता था राजस्थान के खेतरी माइन से, बहुत ही बड़ा सोर्स था ये कॉपर का। उनको एग्रीकल्चर का नॉलेज था, मगर उनका जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी था वो था पशुपालन। वो पेस्टोरल जीवन जीते थे, वो एक जगह से जगह घूमते रहते थे। उनका कोई सेटल्ड एस्टेब्लिशमेंट नहीं था। उनको बुआई का, कटाई का, इन सब का नॉलेज था, मगर उनका जो मेन काम था वो था पशुपालन। जो पहले के युद्ध हुआ करते थे वो भी किसी ज़मीन के लिए, किसी दूसरे धन दौलत के लिए नहीं, बल्कि गाय के लिए हुआ करता था। इसीलिए जो वॉर थे उसको गाविशी नाम दिया जाता है, इस टर्म से उनको बुलाया जाता है। जो पुजारियों को गिफ्ट भी मिलते थे, जो दान दक्षिणा मिलती थी, वो भी ज़मीन नहीं बल्कि गाय के रूप में दी जाती थी। ओके, गाय या फिर वुमेन स्लेव, ये उनको गिफ्ट के रूप में दी जाती थी। ज़मीन प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, वो उस समय प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि ये कलेक्टिव जो एक रिसोर्स है वो माना जाता था। वहाँ के जो हुनरमंद लोग हैं उनमें कारपेंटर, रथ मेकर, वीवर, जो चर्मकार हैं वो सब आते थे। उनको लोहे का, कॉपर का, ब्रॉन्ज का नॉलेज था। वो मेटल वर्किंग के बारे में भी जानते थे, मतलब कि जो ओर को मैन्युफैक्चर करना, ओर से सामान बनाना, ये सब उनको पता था। मगर उनके दस्तावेज़ों में हमको ट्रेड का, शहर के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो जो ऋग वैदिक पीरियड है वो रूरल सिविलाइजेशन है, मगर जो लेटर वैदिक पीरियड है ये अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है। और ये जो लेटर वैदिक वाला है ना, इसे कहा जाता है कि इट इज़ सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो सर पहला वाला कौन था? तो पहला वाला था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, ना कि रूरल। वो ग्रामीण नहीं थी, वो शहरी सिविलाइजेशन थी। मगर ऋग वैदिक वाला ग्रामीण और वैदिक वैदिक वाला, लेटर वैदिक वाला था अर्बन। इसी को हम कहते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन। सेकेंड अर्बनाइजेशन के टाइम पे ही जनपद, महाजनपद, इन सब का उदय शुरू हुआ। अब एक सवाल देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का। सवाल कह रहा है ऋग वैदिक आर्यन और इंडस वैली के जो लोग हैं उनके बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। कह रहा है कि ऋग वैदिक आर्यन यूज्ड कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वारफेयर, whereas Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वहाँ पर वॉर का कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है, कोई एविडेंस उनका साथ में नहीं मतलब मिला है खनन से। मगर जो ऋग वैदिक आर्यन हैं उनके रथ, उनके हेलमेट्स, ये सब मिले हैं। तो फर्स्ट करेक्ट है। ऋग वैदिक आर्यन को सोना, चांदी और तांबे का नॉलेज था, मगर इंडस वैली वालों का लोहे का नॉलेज नहीं था। उनको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन कहा जाता है इंडस वैली को। उनको कॉपर का नॉलेज था मगर आयरन का नहीं था। तो आपका सेकंड गलत हो जाता है। सेकंड काटते हैं, आपने बी और डी काट दिया तो बी और डी चला गया। ऋग वैदिक आर्यन हैड डोमेस्टिकेटेड हॉर्स। ऋग वैदिक आर्यन को नॉलेज था घोड़े के बारे में, उसके डोमेस्टिकेशन के बारे में, मगर इंडस वैली वालों को घोड़े का नॉलेज नहीं था, वो इससे परिचित नहीं थे। तो थर्ड जो है वो सही है। 1 और 3 सी विल बी करेक्ट आंसर। अब आती है बात ट्राइबल पॉलिसी की। ऋग वैदिक पीरियड में ट्राइब का सरदार राजा कहलाता था, प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब। इलेक्शंस होते थे और जो समिति था वो इसमें पार्टिसिपेट किया करता था।
कई सारे ट्राइबल असेंबलीज हुआ करती थीं, जैसे कि सभा, समिति, विधाता, गण, ये सब। और सभा और विधाता दोनों में वुमेन अलाउड थीं, मगर इनका पार्टिसिपेशन गिरता गया लेटर वैदिक पीरियड में। सभा और समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे ऋग्वैदिक टाइम पे, मगर बाद में जाकर के समिति का रोल काफ़ी घट गया। राजा इनकी सहायता से जो पूरा एरिया है उसको रूल किया करता था। पुरोहित इंपॉर्टेंट फंक्शनरी था ऋग्वैदिक पीरियड में। इसमें वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों पुरोहित का रोल प्ले कर चुके थे, मतलब दोनों पुरोहित थे। पुरोहित के बाद आते हैं सेनानी, मगर वहाँ पर ऋग्वैदिक पीरियड में टैक्स कलेक्शन का कोई ऑफिसर का जिक्र नहीं मिला है। वहाँ पर टैक्स इकट्ठा नहीं किया जाता था। हाँ, राजा को अपनी सुविधापूर्वक बलि प्रस्तुत की जाती थी, मतलब जो गिफ्ट है ना वो दिया जाता था, मगर ये पूरी तरह से वॉलेंटरी था। ये कोई कंपल्सन नहीं था कि आपको बलि देना ही है। तो टैक्स का कोई सिस्टम ऋग्वैदिक टाइम पे नहीं था। सोसाइटी आइडियल नहीं थी, वहाँ पर चोरी हो जाया करती थी। ये कैसे पता? क्योंकि स्पाइस का जिक्र मिलता है, जो जासूस थे उनको एम्प्लॉय किया जाता था। जो ऑफिसर्स थे उनको जो टाइटल दिया गया है, टाइटल से ये पता नहीं चलता कि वो किसी टेरिटरी के लिए अपॉइंट किए गए थे या फिर किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अपॉइंट किए गए थे। फॉर एग्जांपल व्रजपति, इनका रोल था कि जो पास्चर ग्राउंड है उसको मैनेज करना, मेंटेन करना, चारागाह। कुलापा, जो कुल है ना, कुल के हेड को ही कुलापा कहते हैं, तो ये दे वेर हेड ऑफ द फैमिली। ओके, अब देखो, कुल सबसे नीचे वाला एरिया का, मतलब सबसे नीचे वाला यूनिट था कुल, इसके हेड को क्या बोलते हैं? कुलापा। अब कुलापा कई सारे हो जाएंगे, तो इनको हेड करता था व्रजपति। ऋग्वैदिक पीरियड में कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। जब युद्ध होता था तो ट्राइब वाले जो लोग हैं वो खुद ही जुटते थे और युद्ध करते थे, तो कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। गण, ग्राम, सरदाना, इनके जो लोग थे वो अपने जो लड़ाके हैं वो भेजते थे। कोई सिविल सिस्टम नहीं था पूरे एरिया पे, टेरिटरी पे प्रशासन करने का, मतलब एक जो फॉर्मल सरकार होती है ना वो नहीं था, क्योंकि पूरा जो पॉपुलेशन था वो माइग्रेट करता रहता था, पास्टोरल था, तो एक टेरिटोरियल सरकार का गठन इस टाइम पे नहीं हुआ था। ऋग्वैदिक पीरियड की सबसे खास बात है महिलाओं की स्थिति, उनका स्टेटस। वो असेंबली में अटेंड कर सकती थी, हाइम्स कंपोज कर सकती थी, और उस टाइम पे पोलेंड्री प्रचलित थी, मतलब कि एक फीमेल जो है, एक महिला जो है, उनके कई हस्बैंड हो सकते थे। दूसरी बात, मान लो कि किसी महिला का पति का देहांत हो जाता है, किसी महिला के हस्बैंड का डेथ हो जाता है, तो उनका जो देवर होता था, मतलब हस्बैंड का जो छोटा भाई है ना, उनसे उनकी शादी हो जाती थी। इसी को हम कहते हैं लेविरेट। तो लेविरेट की जो प्रथा है वो प्रचलित थी। विडो रीमैरिज प्रेजेंट था। चाइल्ड मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं दिखता है। ये सब बातें लेटर वैदिक पीरियड में आई। सोसाइटी का जो डिग्रेडेशन है वो लेटर वैदिक पीरियड में शुरू हुआ। उसको भी देखेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन है यूपीएससी मेंस का, जब डिस्कस करेंगे ना उसको, तो वहाँ पर सारी बातें आएंगी। सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं अब। जो पूरा समाज था वो वर्ण के आधार पर डिवाइडेड था, मगर वर्ण वो वर्ण सिस्टम वाला नहीं। यहाँ पर वर्ण का मतलब है कलर। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था रिजिड नहीं थी, मतलब कि आप जो काम करेंगे वो आपके जन्म से डिसाइड नहीं होगा, वो आपके हुनर से डिसाइड होगा। सो जो वर्ण सिस्टम है इट वाज वेरी फ्लेक्सिबल, इट वॉज नॉट रिजिड। आप एक वर्ण से दूसरे वर्ण में मोबिलाइज हो सकते थे। अगर आप लोअर वर्ण के हैं तो पढ़ लिख के अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते हैं और अपना जो वर्ण है वो बदल सकते हैं। सोसाइटी को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता था, वॉरियर, प्रीस्ट एंड आम जनता, जैसे कि ईरान में देखने को मिलता है। जो चौथा ग्रुप है शूद्र का, वो ऋग्वैदिक के अंत में देखने को मिलता है। जब लेटर वैदिक पीरियड शुरू होता है ना, तब शूद्र का जो वर्णन है वो देखने को मिलता है। अब जो शूद्र लोग कहाँ से आए? जब आर्यन ने कन्क्वेस्ट किया, पूरे एरिया में उन्होंने युद्ध लड़ा, तो जो हारे हुए लोग थे, दास, दस्यु, उनको वो स्लेव की तरह ट्रीट किया करते थे।
वुमेन स्लेव को डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था और कृषि में यूज़ नहीं किया जाता था। ये इस तरह से भिन्न है कि आप जब यूएसए में देखते हो तो यूएसए में जो ब्लैक स्लेव थे उनको फार्मिंग में यूज़ किया जाता था, मगर हमारे यहाँ के जो स्लेव्स हैं उनको एग्रीकल्चर या किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में यूज़ नहीं किया जाता था। जो डिवीज़न था ऑक्यूपेशन के बेसिस पे वो ऋग वैदिक के अंत में शुरू हुआ और लेटर वैदिक पीरियड में वो रिजिड हो गया। अब आती है बात रिलीजन की। तो आर्यन लोग नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे, इनको पर्सोनिफाई करते थे, जैसे कि जो सूर्य है उसके लिए सूर्य देवता, उसके बाद वायु है वायुदेव, अग्नि फायर है तो अग्निदेव। तो इस तरह से जो नेचुरल फोर्सेस जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे उनकी वो पूजा करते थे, उनको वो लिविंग बीइंग मानते थे। जैसे कि इंद्र, उनको रेन गॉड माना। अग्नि, ये माना जाता है कि वो जनता मतलब इंसान और भगवान के बीच में इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं। हमारे जो सेक्रीफाइसेस हैं, हमारी जो आहुति है यज्ञ में, उसको देवताओं तक पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसा उनका मानना था। वरुण, दे अपहोल्ड नेचुरल ऑर्डर। इसके बारे में सवाल आएगा, ध्यान से रखना इस चीज़ को। वरुण दे अपहोल्ड नेचुरल ऑर्डर। जो रीति है ना, जो रीति है, इसको अपहोल्ड करने का काम किसका था? वरुण का था। रीति मतलब क्या? जो कहते हैं रीति रिवाज, कल्चर, जो हमारा ट्रेडिशन है, जो लॉ हैं वो। सोम गॉड ऑफ प्लांट। मरुत, ये स्टॉर्म को के देवता थे, आंधी के देवता थे। मरुत पे बहुत सारी कहानियाँ आपने बचपन में सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। केवल पुरुष देवता ही नहीं बल्कि देवी भी पूजी जाती थीं, जैसे कि अदिति, उषा। ओके, वहाँ पर पूजा मतलब पूजा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं थे। यज्ञ किया जाता था, दान दक्षिणा दी जाती थी और बलि दिया जाता था। इसके साथ साथ जो पूजा होता था वो गाय के लिए मेनली किया जाता था और बेटों के लिए किया जाता था। किसी ज़मीन वगैरह के लिए पूजा नहीं करी जाती थी। ओके, प्रेयर वाज नॉट फॉर अ स्पिरिचुअल अपलिफ्ट और एंड ऑफ मिजरी बट फॉर चिल्ड्रेन, कैटल, फूड, वेल्थ, हेल्थ एट्सेट्रा। सवाल देखते हैं अब। कह रहा है कि जो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसके बारे में क्रॉनिकल को मेमोराइज करना, मतलब जो कहानियाँ हैं, जो दस्तावेज हैं, उसको मेमोराइज करना। डायनेस्टी, राजाओं के जो वंश हैं उसकी पूरी कहानियाँ मेमोराइज करना, जो एपिक टेल्स हैं, ये किनका काम था, किनका प्रोफेशन था? तो ये मगधा का प्रोफेशन था। दो प्रोफेशन कहे जाते हैं, पहला था सुताज और दूसरे थे मगधा। ये जो लोग थे, इन्हीं का काम था इस तरह की कहानियाँ याद करना और अलग अलग जगह जा कर के उसको फैलाना। ये सवाल है यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का। 2012 में सवाल पूछा यूपीएससी ने बहुत ही आसान सा कि जो अर्ली वैदिक आर्यन हैं उनका धर्म किस तरह का था? तो वो प्रकृति की पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। तो सी सही है। मगर डी देखो, प्रकृति की पूजा और भक्ति गुप्ता काल में और उसके बाद के समय में आया, उसके पहले नहीं आया। ओके, तो डी गलत है। इमेज वर्शिप जो है वो भारत में प्रचलित नहीं थी। इमेज वर्शिप शुरू हुई जब बुद्धा का मूर्ति बना। कैसे? गांधार जो स्कल्पचर आर्ट है ना, उसमें बुद्धा को भी पहले उनके सिंबल से ही पूजा जाता था। उनके जो पैर होते हैं, लोटस होते हैं, चक्र होता है, उनसे पूजा जाता था। बुद्ध का जो मूर्ति है सबसे पहले बना गांधार स्कल्पचर के जरिए। हम पढ़ाएंगे उसको आर्ट एंड कल्चर वाला के टॉपिक में। तो ये बातें हो गई। अब सवाल कहता है धर्म और रीत के बारे में। धर्म और रीत, ये जो शब्द आप जानते हैं ना, उसी पर सवाल पूछा गया है। कह रहा है कि धर्म वाज अ कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन एंड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। धर्म क्या होता है? आपका क्या ऑब्लिगेशन है, आपकी क्या ड्यूटी है। राजा का क्या धर्म होता है? राजधर्म क्या होता है? जनता की सेवा, जनता का वेलफेयर। तो जो नेचुरल लॉ है, आपका ऑब्लिगेशन, आपकी मोरल ड्यूटी, वही धर्म है ना। तो पहला सही है। रीत क्या है? रीति रिवाज का जो रीत है ना, वो ट्रेडिशन होता है, फिजिकल ऑर्डर होता है, हमारे संसार का नियम होता है। तो सेकंड भी सही है। सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब यूपीएससी ने सवाल पूछा 2024 मेंस में,
अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम ऋग्वैदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक से लेटर वैदिक पीरियड में हम जाते हैं तो समाज में, इकोनॉमी में हमें क्या अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप जो क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ना तो आपको पता होना चाहिए कि लेटर वैदिक पीरियड में समाज किस तरह का था, वहाँ का वुमेन का स्थिति क्या था, वहाँ पर शूद्रों का क्या स्थिति था, स्लेव का क्या स्थिति था, पॉलिटी कैसी थी वहाँ पे रिलीजन का क्या फॉर्म था। तो ये बातें सोसाइटी वाले में आ जाएंगी। फिर आप बताएंगे इकोनॉमी में, जैसे कि ऋग्वैदिक पीरियड में चलता था बार्टर सिस्टम, मगर लेटर वैदिक वाले में जो कॉइन्स है, गोल्ड कॉइन्स है, निष्का वगैरह, उसका उद्भव हो गया था। ओके, ऋग्वैदिक पीरियड में ट्रेड न के बराबर था, मगर लेटर वैदिक पीरियड में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहा था। तो ये सब बातें बताएंगे, इसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। चलिए मिलते हैं फिर।